हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी नेता माओत्से तुंग ने 10 अक्टूबर 1949 को आधुनिक चाइनीज स्टेट की स्थापना घोषणा की थी। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आज भी चीन की सरकार और सेना पर आकार देने वाली केंद्रीय शक्ति बनी हुई। सवाल यह है कि साम्यवाद की विचारधारा चीन में कैसे है और इतनी ज़्यादा प्रचलित क्यों हुई। यह अहम चीन के इतिहास के बारे में जानेंगे। चीन साम्यवादी तक क्रांति और आंतरिक मुद्दों के रास्ते पर चलकर पहुंचा। इसमें एक भारतीय नेता की भी अपनी भूमिका निभाई है। आप जानेंगे इस आगे वीडियो में। 20वीं सदी में कई देश औपनिवेशिक विशेषक शासन और प्रभाव में मुक्त हो गए। उन्होंने अपने लिए आर्थिक और राजनीतिक रास्ता चुनना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के आसपास पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी यूएसएसआर का बोलबाला था। दोनों के बीच लंबे समय तक वैचारिक और आर्थिक वर्चस्व के लिए प्रतिद्वंद्विता चलती रही, जिसे शीत के युद्ध के नाम से भी जाना गया। इस युद्ध में दोनों देश एक दूसरे से सीधे न भिड़कर अलग अलग देशों में प्रभावित करके अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। साम्यवादी के रास्ते पर क्यों चल पड़ा चीन? 1900 के दशक में शुरुआत में चीन में एक राजनीतिक व्यवस्था की तलाश शुरू हुई। चीन के सामने कई चुनौतियां थीं। 2000 से अधिक वर्षों तक चीन की स्थानीय राजाओं द्वारा शासित हुई उद्धृत राजा थे। 200 ईसा पूर्व में शुरुआत के चीन में जैसे विशाल क्षेत्र में पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। सफलता हासिल करने के पहले व्यक्ति किन राजवंश के राजा शी हुआंग थे। कुछ राजवंशों में लंबे समय तक शासन किया गया, अन्य तेजी से छोटे राज्यों में टूट गया। किंग राजवंश के शुरुआत में 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई 19वीं शताब्दी तक भ्रष्टाचार और कुशासन, आंतरिक समस्याओं का विदेशी और लोगों को बढ़ती उपस्थिति के शासन का कमजोर होने लगा। उस समय ब्रिटेन चीन में उगाई जाने वाली चाय बड़ी मात्रा में खरीद रहा था, लेकिन इसके बदले में अपना बहुत सारा संसाधन खर्चा करना पड़ता था। अपने संसाधन को बचाने के लिए ब्रिटेन के चीनियों और अफीम का उपलब्ध कराना शुरू किया। इससे चीनी लोगों को ब्रिटेन में अफीम खरीदने के लिए अपना संसाधन खर्च करने के मजबूर होना पड़ा। अफीम के आमाद को रोकने के चीन में प्रयास विफल होने के बाद 1839 में पहला अफीम युद्ध शुरू हुआ। चीन हार गया और उसे हांगकांग से अलग होना पड़ा और ब्रिटिश व्यापारियों और अधिक व्यापार रियासत देनी पड़ी। विदेशी शक्तियों के पास अब चीनी की विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव क्षेत्र थे। चीन में गैर बराबरी के आधार पर हो रही संधियों के नाराज होकर किसानों ने कुछ समूह में उभरे, जिन्होंने विदेशियों के बॉक्सर कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक प्रकार का मार्शल आर्ट जानते थे। किसान अपने देश में विदेशियों की मौजूदगी, सरकारी भ्रष्टाचार और पारंपरिक चीन समाज की ईसाई मशीनरी गतिविधियों का प्रभाव भी खिलाफ थे। उन्हें चीन की महारानी का भी समर्थन मिला, लेकिन 8 सहयोगी देशों ने सैनिकों के सन 1900 के बक्सर के विरोध में कुचल दिया। इसके बाद चीन पर अधिक मांगे थोप दी गई। समय के साथ साथ राजा के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया। 1911 में एक प्रांत और सैनिक के विरोधों के साथ सिंगाई क्रांति शुरू हुई। थोड़े समय बाद यह क्रांति फैल गई और सम्राट जुआनटोंग के पद को छोड़ना पड़ा। क्रांतिकारियों ने 1912 में डॉक्टर से राजनेता बने। सुन यात सेन को चीन की अस्थायी राष्ट्रपति बनाया गया। कुछ वर्ष से राजाओं ने शासन के खिलाफ थे। उन्होंने राजशाही विरोधी संगठन बनाया। उससे बाद में कुओमिंतांग को नेशनल टी पार्टी के नाम का से जाना गया। उन्होंने आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक राष्ट्र के लिए 3 सिद्धांत, राष्ट्रीयता, लोकतंत्र और समाजवाद। लेकिन सुन का युआन की सिंगाई के नाम से एक पूर्व प्रांतीय गवर्नर जनरल के साथ मतभेद हो गया, जिसके साथ उन्होंने 1912 में पावर शेयर करने की कोशिश की थी। फिर वह सहयोगी की तलाश में विदेश चले गए। वहां अपने अमेरिका में रह चुके थे। उन्होंने जापानियों में विद्युत सहायता मांगी। कहीं मदद मिलने पर उन्होंने सोवियत संघ का रुख किया। 1917 में यूएसएसआर क्रांति के जार में गद्दी में उतार दिया और व्लादिमीर पुतिन लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी राज्य में स्थापना हो गई। जैसे ही सुन के रसियों के साथ बातचीत की गई, वह सहयोगी बनने को तैयार हो गए। उन्हें भी साथी की तलाश थी। 4 मई 1919 में चीन में एक और आंदोलन हुआ, जिसे राजनीतिक समूह को भी बढ़ावा मिला। छात्रों ने विदेशियों, विशेषकर जापानियों को नियंत्रण प्रभाव के विरुद्ध में विरोध प्रदर्शन नेतृत्व किया। उन्होंने तर्क और समानता की मांग की। उनके लिए एक और चिंता लोकल वार्ड लॉर्डर का बढ़ता हुआ प्रभाव था, जो एकीकृत राष्ट्र के लिए सुन के आशाओं के विपरीत था।
बढ़ती राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण बीजिंग में वायरस शांति सम्मेलन के खिलाफ बड़े पैमाने में प्रदर्शन हुआ। संधि के तहत चीन में शोडाउन के अपराध के चीनों के बावजूद जापान को देने का फैसला किया गया। तब इस क्षेत्र में जर्मनी का कब्जा था। कुओमिंतांग कम्युनिस्ट पार्टी अलग कैसे हुआ? 4 मई को आंदोलन में भावी चीन राष्ट्रपति माओ जेडोंग और प्रीमियर झोउ एलियान जैसे लोगों की भागीदारी देखी गई। 1921 में इन दोनों नेताओं ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्रित भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट पार्टी में नेशनल द्वारा भेजे गए लोगों को सहायता प्राप्त हुई। यहाँ विश्व स्तर पर अपनी राजनीतिक विचारधारा फैलाने के लिए ही रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापना का संगठन। साउथ चाइना में मर्विंग पोस्ट के अनुसार 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी में 50 सदस्य थे, जो 1925 तक बढ़कर 150 हो गए। इसके विपरीत में 1923 में कुओमिंतांग में 50 सदस्य थे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।